नमस्ते, आप सभी को नमस्कार। कल हमने रीट और सेट के विद्यार्थियों के लिए मैथ्स का सिलेबस पढ़ना प्रारंभ किया था। आज उसी कड़ी में हम सिलेबस का जो दूसरा टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, अर्थात संख्या पद्धति। अब देखो, कई क्लासेज हमें पढ़ाते हैं, यूट्यूब की दुनिया में हजारों लाखों वीडियो आपको संख्या पद्धति के बारे में मिल जाएंगे, लेकिन उनका काम क्या है कि अपने व्यू टाइम बढ़ाना और बस बच्चों को थंबनेल के माध्यम से अलग अलग भड़काव पैदा करना। आज हम संख्या पद्धति के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और संख्या पद्धति में हमें किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, कैसे हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी कुछ समय पहले 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ मैथमेटिक्स में, ऐसा क्वेश्चन आया कि मैथ्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट खुद सोचते रह गए कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या। बल्कि आप उन क्वेश्चन को देखोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कठिन था, लेकिन सारे थे क्वेश्चन थ्योरेटिकल, और वो सारे क्वेश्चन बेसिक डिपेंड थे कि कौन सा क्वेश्चन कैसा आएगा। अभी हम चर्चा करेंगे उन क्वेश्चनों की। तो देखो, जब संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले आप भी जानते हो कि संख्या पद्धति में सबसे पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या, जिसे हम प्रकृति की देन भी मान सकते हैं, कई जने प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। तो पता होना चाहिए भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आप इसको व्यवहारिक रूप से देख सकते हो, इंग्लिश में इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और इनफाइनाइट तक चलता है, वो प्राकृत संख्या होती है। परीक्षा में कई बार क्या होता है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के कन्फ्यूजन के बारे में आ जाता है। तो सिस्टम रहता है कि प्राकृत संख्या को होल नंबर कहते हैं, और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ये अंतर होता है जो आपको ध्यान रखना है। जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है, जबकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ये हमें ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है, हालांकि इस प्रकार का नहीं आता, लेकिन देखो एग्जाम में आपको बेसिक कंसेप्ट चेक करने के लिए पूछ सकता है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या सारी हो सकती है, इनसे जुड़े वो कथन भी दे सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 भी पूर्ण संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो बिल्कुल हो सकती है। क्यों? कि जो प्राकृत संख्या वो 1 से स्टार्ट होती है, और 0 से स्टार्ट होती है, इसके बाद वाले सारे जो नंबर्स होंगे वो किस में आएंगे, वो पूर्ण संख्या में आएंगे। इसलिए कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ सकते हैं। अब हमें इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना है। जैसे पूर्ण संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके बाद में क्या आएगा वो भी हम चर्चा करते हैं, ध्यान से जिसे आप देखना। पूर्ण संख्या के बारे में डाटा आ गया। अब इसके अलावा देखो, हमारे एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एक तो इस परिमेय संख्या से, और उसके बाद में आते हैं अपरिमेय संख्या से। अब हमें कई बार ये कंफ्यूज रहता है कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। और अगर अपरिमेय संख्या से अगर रिलेटेड आपके एबीसीडी में क्वेश्चन आ गया ना, तो कई बच्चे वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, जबकि उन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको एक ध्यान रखना है, परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम कह सकते हैं P/Q का मतलब होता है वो बटा में होगी। तो ये कह रहा है कि जो PQ है वो एलिमेंट ऑफ R, और Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपके एबीसीडी में क्वेश्चन आ गया कि दी हुई संख्या परिमेय संख्या है, ये कंडीशन दे दी, और आपके एबीसीडी में सवाल दे देवे Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज ग्रेटर देन 0, Q इज लेस देन 0, और डी में आ जाए Q इज इक्वल टू 0, बोलो इतने से पर्सन से इतना सा अच्छा क्वेश्चन बन गया। और जब आएगा तो हम कंफ्यूजन हो जाएंगे, यार था क्या। क्यों? कि हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, और ये स्पष्ट रूप से कहता है कि Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई भी नंबर है उसके अगर नीचे हम 0 लगाते हैं तो वो नंबर हमेशा अनंत बन जाता है, इनफाइनाइट। इसलिए ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बोलो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? हाँ, ये तो मैं मान लेता हूँ ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर का मतलब ये हुआ कि संख्या माइनस में भी हो सकती है और प्लस में हो सकती है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं वीडियो बनाने का मेरा मुख्य टारगेट एक ही है कि वास्तविक और शुद्ध क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो बच्चों को कोई प्रोवाइड नहीं करवाता। सब अपनी कहते हैं ना, अपनी डब्ली अपने राग, वो सिस्टम है। तो मेरा टारगेट एक ही है
कि आपको कंसेप्चुअल वही चीज़ पढ़ाई जाए जो एग्जाम आए। अगर किसी भाई का फ़ायदा होता है तो गरीब का उत्थान होता है, ये मैं मानता हूँ। अगर इतने में से एक का भी किसी को बेनिफिट हो जाता है तो मैं बता दूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें वही है जो आपको कोई नहीं बताएंगे, फटाफट बता देंगे ये चीज़ होती है। अब उसके बाद में आती है ए परिमेय संख्या। देखो, ए परिमेय संख्या समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक संख्या होती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। और उस अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अब इंग्लिश में जो भी कहते हैं आपके ये काम नहीं आएगा। अभाज्य संख्या के सीधी परिभाषा है कि वो संख्या जिसमें केवल और केवल संयम का भाग जाता है और किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं होता है, और वो शुरू होता है 2 से, होता है 3 से, होता है 5 से, होता है 7 से, होता है 11 से, होता है 13 से, होता है। ये सारी अभाज्य संख्या है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर एक, तो एक ने तो भाज्य है, ने अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कई बार ये क्वेश्चन आता है, इतनी बार क्वेश्चन आ गया, लेकिन हमें नए बच्चों को नॉलेज नहीं होता। एकमात्र जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो बताओ वो सम संख्या और अभाज्य संख्या कौन है? वो है 2। अब मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या समझने के लिए आपको अभाज्य संख्या समझनी है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर अगर आपके अंडर रूट में आता है या स्क्वायर रूट में आता है और वो अभाज्य संख्या होती है, तो वो हमेशा ए परिमेय संख्या होगी, चाहे कभी भी कुछ हो जाए। अब इसके आगे वो आपको कुछ भी जोड़ देवे, अगर उसके आगे वो कुछ भी जोड़ देवे और कुछ भी घटा देवे, आपसे उसको घबराना नहीं है। अगर एग्जाम में 5 + √7 आ जाए, 5 - √7 आ जाए, 3 गुणा √7 आ जाए, √3 आ जाए, √3/7 आ जाए, ये सारे अभाज्य संख्या है। आपको कभी भी इनसे प्रभावित नहीं होना कि यार इसके साथ प्लस लग गया, नहीं। ये सारे अर्थात अगर आपके अंडर रूट में अभाज्य संख्या आती है प्राइम नंबर, तो वो हमेशा क्या होगा? वो ए परिमेय संख्या होगा। कई बार परीक्षा में सवाल आता है। दूसरी चीज़, जब इससे रिलेटेड सवाल आता है तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अगर √3 और √3 दे दिया और मैंने आपको कह दिया कि अभाज्य संख्या है, तो आप कह दोगे सर हम तो ये करके आएंगे, आपने गलत करवा दिया। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब 2 अंडर रूट आ जाता है या 2 स्क्वायर रूट आ जाता है, तो जैसे मैंने आपको कल घातांक पढ़ाया था, एक किसी भी नंबर के ऊपर अंडर रूट आता है, इसका मतलब ये हुआ उस नंबर के ऊपर घात आएगी 1/2। कितनी आएगी? 1/2। और इसी प्रकार इसमें भी घात कितनी आएगी? 1/2। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कोई भी नंबर होते हैं और उनके आधार समान होते हैं तो उनकी घातें हमेशा क्या हो जाती है भैया? जुड़ जाती है, और आधा आधा होकर क्या हो जाएगा? 1। इनको जब सरल करोगे तो ये अंडर रूट में नहीं रहेगी, सिंपल हो जाएगी, तो फिर ये ए परिमेय संख्या नहीं रहेगी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब 2 अंडर रूट एक साथ आ जाते हैं तो फिर आप उसको कभी भी ए परिमेय संख्या मत कहना, उससे पहले आपको उसको चेक करना है। हाँ, अगर यहाँ अंडर रूट 3 आ जाता है और यहाँ अंडर रूट 5 आ जाता है तो कोई समस्या नहीं है, ये अपने आप ही अभाज्य संख्या है और ए परिमेय संख्या रहेगी। लेकिन अगर ये अलग अलग आती है तो आपको इसको हमेशा ध्यान रखना है। ये तो चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, भाज्यता के नियम। कक्षा 7 का ये टॉपिक है। कक्षा 6 में भी आते हैं भाज्यता के रूल। भाज्यता के रूल तो देखो 2 के भी हैं, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी है, 7 का भी है, 8 का भी है, 9 का भी है। लेकिन मैंने एग्जाम में ज़्यादातर आते हुए देखा 3, 9 और 11। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा आते देखे। हाँ, रूल ये है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ। अगर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं पे डिपेंड होता है। अब कारण क्या है, क्या कारण नहीं, वो तो पेपर बनाने वाले जानते हैं। तो आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा समझना और इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये रूल है, आप एक बार पढ़ लेना कहीं पर भी, मैं ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा। अब देखो 3 का 9 का रूल एक ही। 3 और 9 का रूल क्या है? जो भी हमें नंबर दे देवे उन नंबर का आप सम करो। सम का मतलब होता है योग करो। क्या कर दो? योग। योग करने के बाद में आप 3 का पावड़ा बोलो। जैसे मान लो यह नंबर ये आ गए, अब आपको इसमें चेक करना है 3 का भाग जाता है नहीं जाता, तो आप क्या करो, इनको ऐड कर लो। 5 और 4 कितने हुए? 9। 9 और 9 कितने हुए? 18।
18 और 9 कितने हुए 27। आप इनको और ऐड कर दो 2 और 7 9। आप मुझे बताओ इसमें 3 की टेबल का यूज होता है 9 की टेबल का यूज होता है। इसका मतलब इसमें 3 और 9 दोनों का भाग जाता है। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, यहाँ पर लिखा हुआ था ए, क्या लिखा हुआ था ए आ जाता है, बी आ जाता है, सी आ जाता है, और एग्जाम वाला पूछता है इस ए का मान ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, बाकी जो नंबर्स हैं उनको तो ऐड कर देना है। जैसे ऐड आप करो, इनको मैं कर देता हूँ 9 और 9 18, 18 5 हो गए 23, और ये ए साइड में। अब 23 और 2 और 3 को हमने जोड़ा 5, और ये अब ये कह रहा है कि आपको इसमें चेक करो 9 का भाग जाता नहीं जाता। तो मुझे बताओ आप एक ही जगह क्या रखोगे कि 9 आ जाए। तो आप सब जानते हो एक ही जगह रखेंगे हम 4, और 5 और 4 कितने आ गए 9। बोलो भाग गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया। तो एक ही जगह यहाँ क्या आएगा 4। ये हमेशा आप ध्यान रखना, 3 और 9 का रूल है। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में ज़्यादातर मैंने इसको आते हुए देखा है, और ये आएगा। उसके बाद मैंने 11 का बताया। 11 में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी नंबर दे दे तो आपको क्या करना है, इनमें तय करना है। जैसे ये 1 पर, ये 3 पर, ये 5 पर, ये 2 पर, ये 4 पर, ये 2 4 पर, ये 2 पर। इस साइड से सम संख्या वालों को जोड़ना है और विषम संख्या वालों को जोड़ना है और घटा देना है। अगर उत्तर या तो 0 आता है, या 11 आता है, या 22 आता है, इस प्रकार का आता है, तब 11 का भाग जाएगा। मान लो जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ ए, या यहाँ ए लिख देता हूँ। आप इनको जोड़ो 5 और 7 और 5 कितने हुए 17, और यहाँ आया 9। तो बताओ 17 में 9 गया कितना आया 6। यहाँ अगर आप क्या रख दो 6, तो 9 और 6 नहीं 8, तो ये 17 माइनस 17 हुआ कि नहीं हुआ, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, आपको अभ्यास करना चाहिए। एक बार फिर मैं वापस आपको ये बता देता हूँ 11 का रूल, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। वापस मैं बता रहा हूँ, देखो 11 का रूल ये कहता है कि जो भी हमें नंबर्स दिए हुए हों, जैसे मान लो 5 ए 4 9 9, और आपके आ जाए, ठीक है, और ये 8 आया नहीं आया। अब मैंने आपको कहा कि सम के नंबर जोड़ने हैं और विषम के नंबर जोड़ने हैं। तो देखो इसको और इसको ऐड करना है। तो ये कितने हो गए 17 ए, और ये कितना हो गया 13 और 5 कितने हो गए, ये भी कितने हो गए 13 और 5 18। अब ये तो 18 और ये कितना है 17 है। मुझे ये कितना बनाना 18, तो मैं एक की जगह कितना रख देता हूँ 1। अब इनको जोड़ो कितने हो गए ये 18, और 18 में से 18 गए कितना है 0। तो बोलो इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। आपको ये चेक करना है, सम संख्या और विषम संख्या दोनों को जोड़ना है, और जोड़कर हमें शेषफल में या तो 0 चाहिए, या 11 चाहिए, 22 चाहिए, या 33 चाहिए। इस प्रकार का जब हमारे आंसर आता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 11 का भाग जाता है। अब तक हमने जो पढ़ा, एक तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। ये देखो, ये पे सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी पढ़ी, प्राकृत संख्या क्या होती है। उसके बाद में परिमेय संख्या के बारे में बताया, मैंने कुछ मोस्ट सवाल है वो भी बताए हैं, आपको ध्यान देना है। उसके बाद में अगले हमने परिमेय संख्या के बारे में विस्तार रूप से जाना कि किस प्रकार हमारे सवाल परीक्षा में आ सकते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न एक आता है जो आपको ध्यान रखना है, पाई के बारे में पूछता है, तो हमेशा ध्यान रखना पाई भी ए परिमेय संख्या होती है। कई बार आ जाता है कि पाई क्या है, तो पाई एक ए परिमेय संख्या है। उसके बाद में अभी हमने भाजकता के रूल पढ़े, ये मैंने 3 इंपॉर्टेंट रूल पढ़े हैं, आपको इनको ध्यान देना है। अब देखो ये सवाल अपन बाद में करेंगे, पहले ये सवाल। अब हमारे परीक्षा में सवाल आता है, हालांकि ये आपके नहीं आना चाहिए, लेकिन देखो एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है, हमें कंसेप्ट से क्लियर होकर करना है। एक वीडियो में बना रहा हूं तो मैं किसी प्रकार का सवाल आपके छोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा। देखो एक तो होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। हालांकि जातीय मान का ज़्यादातर राजस्थान की किताबों में जिक्र नहीं है, स्थानीय मान का तो जरूर चर्चा होती है। जातीय मान कई कंपटीशन जैसे बड़ी बड़ी एसएससी के एग्जाम होते हैं,
इन एग्जाम में ये जातीय मान से रिलेटेड सवाल आता है। जातीय मान क्या कहता है, स्थानीय मान क्या कहता है। जैसे यहां पर मैं नंबर लिख देता हूं, ये संख्या, अगर इस संख्या में से आपको पूछ लेता है कि भाई स्थानीय मान आप ज्ञात करो 6 का, तो आपको क्या करना है, 6 तो लेना ही है, उसके बाद में जितनी संख्या उतने जीरो लगाने हैं। अगर पूछे आपको 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना, तो 7 तो लिखना ही है, उसके बाद में जितनी भी संख्या उनके जीरो लगाना है। तो स्थानीय मान में कोई समस्या नहीं है। जातीय मान में क्या है, जैसे अगर 6 का मान जातीय पूछ लिया तो 6 ही रहेगा, 7 का मान जातीय पूछा तो 7 रहेगा, 8 का मान पूछा तो 8 रहेगा। अर्थात जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि स्थानीय मान के पीछे आगे जीरो लगता है। अब कई बार एग्जाम में आता है कि इस 6 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर निकालो, तो 6 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 6000 और जातीय मान हो जाएगा 6। बाकी आपको आती है, हैरानी भी चाहिए, आप एक लेवल की तैयारी कर रहे हो। क्लियर चीज। अब इसके बारे में ये इससे बढ़कर कोई सवाल नहीं आता, ये सवाल आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जातीय मान की थी चर्चा हमने कर ली, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। ये अलग अलग पूछ रहा है, 5 का जातीय मान 5, 4 का 4, 8 का 4, 8 का 8। अब देखो, हमने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा, और मैं मानता हूं कि अभाज्य संख्या एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कई बच्चों के लिए बहुत समस्या करती है। उनको पता ही नहीं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अगर उनको पूछ ले तो 20 अभाज्य संख्या लिखो, तो वो नहीं लिख पाते। अब क्या कारण है क्या नहीं है वो जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रैक्टिस का अभाव है, मेहनत का अभाव है, मैथ से वो डरते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं मैथ्स आपको एकदम बेसिक से अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, मैंने अभी आपको पहले बताया कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल और केवल संयम का भाग जाता है और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 2। आप कभी 1 मत कर लेना, 1 ने तो अभाज्य संख्या होती है, ने भाज्य संख्या होती है। तो जब हमने ये पढ़ा कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 होती है, तो उसके बाद में ये चीज़ पढ़ा कि इसमें संयम के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। तो 2 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी। क्या 9 आएगी? 9 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि 9 वो नंबर है जिसमें 3 का भाग जाता है। इस 7 में किसी का नहीं जाता, 5 में किसी का नहीं जाता, 3 में किसी का नहीं जाता, 2 में किसी में नहीं जाता। उसके बाद में 11 आएगा, 13 आएगा। ये सारी संख्या अभाज्य संख्या है। इनके बारे में आपको डाटा पता होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अभाज्य संख्या कभी बैठते हो तो लिखने का प्रयास करो। आपको समय देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कई बार ये एग्जाम आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? 2। बच्चे कई बार यहाँ देखो, ये ऑप्शन भी पहले वही दे रहा है, इसको लास्ट में इस प्रकार दे रहा है गिनती, ताकि कोई अंदाज नहीं लगा सकता क्या उत्तर होगा। अगर 2 सबसे पहले दे देता तो कंफ्यूज हो जाता, तो बच्चे कोई 0 कर देता, कोई 1 कर देता, लेकिन ये दोनों गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब उसके बाद मैंने आपको कहा कि ये कन्फ्यूजन एग्जामिनर आपका टेस्ट लेगा कि कई बच्चे हैं जो अभाज्य संख्या नहीं लिख पाते, वास्तव में नहीं लिख पाते। अब वो रीजन क्या है? अब ये पूछ रहा 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, इनको काउंट करो। अब भैया काउंट कब करोगे? जब आपको लिखना आएगी, और जब लिखना नहीं आएगी तो आप कैसे काउंट करोगे? तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इसका आप अभ्यास करोगे, वीडियो रोक के अभ्यास करोगे। लेकिन ये अभ्यास करना बहुत अच्छा सवाल है। और आगे इनका योग पूछा है, अगर आपको 70 तक आएगी, 90 तक भी आएगी, जोड़ करना। ये देखो परीक्षा में आया हुआ है, आपको लगता होगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद में अभी मैंने कुछ समय पहले आपसे बात करी कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। ये 76 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसा है वो सवाल था। एक P/Q होती है परिमेय संख्या, PQ एलिमेंट ऑफ R होता है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इसमें ये भी आपको याद रखनी है। ये देखो, ये कंडीशन ही इसने पूछा है कि BQ प्लस इसका मान क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना A बराबर BQ प्लस R होता है, इसका उत्तर आएगा A। इसको याद कर लेना। इसने ये कंडीशन आपको पूछ ली, पूछी कि नहीं पूछी? तो ये सवाल आजकल टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो सवाल वही, भाई मुझे आप बताओ सवाल कहाँ से बनेंगे? आपकी इन्हीं में से तो बनेंगे ना, लेकिन वो इन्हीं में से अच्छे सवाल ढूंढने का प्रयास करेगा। और ये आगे इसका सरलीकरण क्या उस भाग विधि का, तो आपको इनको देखना है। यही उसका सरलीकरण है जो मैंने अभी बताया आपको, वो ये है।
इसको आपको सही तरीके से समझना है और इसको बेक जाके इसको पहले अध्ययन करना। ये क्या कह रहा है, ये देखो कंडीशन कह रहा है। ए का मतलब भाज्य है, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल। और इसका डायरेक्ट मेथड है। कई बार वो शेषफल पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है। कुछ भी पूछो, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के जवाब देना है। आपको इस स्थिति को याद करना है। ये देखो, अब देखो संख्या से रिलेटेड सवाल ज्यादातर क्या बनते हैं, वो जोड़ भाग की गुणा भाग से रिलेटेड बनते हैं। लेकिन कई बार ये देखो एन का मामला आपको ज्यादातर फंसा देता है। वो इसलिए फंसाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं आपको कहता हूं, जब भी एन से रिलेटेड आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, कभी भी आपको क्या करना, उसमें नंबर लिख, जैसे एन बराबर पहले 1 लिख देना है, फिर 2 लिख देना, एन बराबर फिर 3 लिख देना। और ये देखने के बाद में वो क्या कहता है कि इनसे फॉलो होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो इसका मतलब ये बात सही है। अब ये पूछ रहा है कि एन के लिए किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, इसका मतलब उत्तर तो इन 3 में आएगा। अब आपसे चेक करना कि इन तीनों का भाग जाता है। जैसे मैं एन का मान ले लेता हूँ 4, क्या लेता हूँ 3 लेता हूँ, 3 लेता हूँ। तो देखो 3 की घात 3 माइनस 3, 3 की घात 3 में कितना हुआ 27, और इसमें से आप 3 घटाओगे तो कितना आ गया 24। इसका मतलब उत्तर तो आ गया 12। 12 आ गया तो इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बड़ी से बड़ी। अब आप एक बार क्या करो, 4 रख लो। जब 3 की घात 4 रखोगे, 3 रखोगे माइनस 3, तो 3 की घात 3 का मतलब हुआ 81। यही होता है 27 9, 3 की घात 4 रखो आप, सॉरी 4 की घात 3 रखने अपन, तो 16 और 64, और इसमें फिर 4 घटाओ तो कितना आएगा 60। 18 का भाग जाता है क्या, नहीं, लेकिन 12 का जाता है ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। क्यों कि हमारे 2 नियम को फॉलो कर रहा है। आगे 4 रख देना। इसी प्रकार आपको याद करना कि किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है। आप इसमें n का मान रखो और इसके भाग दे दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने आपको बताया कि एक तो वो कंडीशन से रिलेटेड सवाल आता है, जैसे भाजकता का आ जाए, परिमेय संख्या का आ जाए। एक तो बच्चे इसमें घबराते हैं। एक जब एन का आ जाता है तो बच्चों को जैसे सांप सूंघ जाता है, क्या करें। लेकिन कभी भी घबराने की जरूरत नहीं। जब भी एन से रिलेटेड सवाल आए, आप नंबर रख लो, समय खराब नहीं होगा आपको। और नंबर आप पढ़ के रखो अंदाज से, भाई कि ये बड़े से पूछ रहा है, इसका मतलब 3 रख दो, 4 रख दो, 2 रख दो। 1 में तो क्या होता है कि ज़्यादातर रूल फॉलो हो जाते हैं, 2 में भी हो जाते हैं, लेकिन 3 और 4 तक आप जाओगे तब तक क्वालिटी आंसर ही बचेगा आपका, बिना मतलब भीड़ वाली आंसर नहीं बचेगा। मैं ऐसे सवाल काफ़ी लेके आया हूँ, तो आपको उनको ध्यान से रखना। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि भाजकता के रूल आपको याद होने चाहिए। और भाजकता के रूल जब आपको याद होंगे, तो मैंने आपको कहा कि भाजकता के रूल में 3 और 9 और 11 मैंने काफ़ी अध्ययन करके ये वीडियो बनाया है, आपको टाइम पास या समय खराब करने के लिए नहीं बनाया। और उसमें मैंने कहा कि ये 3, 9 और 11 ज़्यादातर भाग का यूज होता है। आप देखो, ये 11 का पूछ रहा है एसएससी की परीक्षा, ये 9 से पूछ रहा है रेलवे की परीक्षा, ये किसका पूछ रहा है 3 से पूछ रहा है एसएससी की परीक्षा, 9 से पूछ रहा है कोई परीक्षा नहीं, लेकिन ये परीक्षा से रिलेटेड ही। आपको क्या करना है, ये स्टार का मान पूछ रहा है, तो मैं क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ये आ गया, ये आ गया, अब आपको इसमें चेक करना है कि 9 का भाग जाता है नहीं आता। तो मैंने आपको कहा जब भी हमें क्वेश्चन होता है, आप उनको ऐड कर दो। 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 8 कितने हो गए 19, और ये ए, और 1 और 9 कितने हो गए 10, और ये आ गया ए। आप ऐसे चेक कर लो, नहीं और नहीं तो ये एक ए, ये भी चेक करो चाहे ये भी चेक करो, आंसर आएगा। अब देखो 19 में आप कितना जोड़ोगे, जब किसका भाग जाएगा 9 का। 19 में आप जोड़ोगे 8, कितने जोड़ोगे 8, जब 8 जोड़ोगे 27 हो जाएगा, और 27 होने पर 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब आप 1 में कितना जोड़ोगे, 1 में भी 8 ही जोड़ोगे, तो ये 9 आएगा, 9 में 9 का भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो टेंशन मतलब आप डीप तक जाओ जोड़ते हुए। कई बार मान लो जोड़ बड़ी हो जाती है, संख्या बड़ी होने से, तो हम करते हैं अब कौन भाग देगा, नहीं, आप नीचे तक आ जाओ, सिंगल डिजिट तक लेके आ जाओ, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी अंतर में आपकी मिस्टेक नहीं आएगी। ऐसा ही 3 में होता है, ऐसा ही 9 में होता है। लेकिन अगर इसमें आप 9 का भाग 3 का भाग चेक करते तो इसमें आंसर में परिवर्तन आ जाता। क्यों कि 3 के लिए तो आपको 2 ही जोड़ना पड़ता,
तो भी चला जाता। और 19 में आप कितने जोड़ देते भाई? 19 है, 19 में कितने जोड़ते आप? दो ही जोड़ते, तभी 21 होता और भाग चला जाता। इस प्रकार आपको कोई दिक्कत नहीं आती। फिर मैंने आपको कहा कि जब भी एन से रिलेटेड सवाल आते हैं बच्चों को साफ समझ जाता है, ऐसा कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। एन से रिलेटेड सवाल आते हैं, इसलिए मैंने वो सवाल ज़्यादा लेके आया हूँ जो आपके आते हैं एन से रिलेटेड। और मैंने आपको कहा कि जब भी एन से रिलेटेड सवाल आए आपको कुछ भी नहीं करना है, एन की जगह वैल्यू रख देनी, 3 रख दी, 4 रख दी, और ये चेक कर रहा है किससे विभाज्य जो एन प्राकृत संख्या। तो मैंने रख दिया 2 रख दिया। कितना रख दिया? 2। अगर एन की जगह 2 रखूंगा तो 2 गुणा 2 माइनस 1, 3 की घात 4 माइनस 1। 3 को जब 4 बार आप मल्टीप्लाई करोगे 9, 27, 81, और 81 में 1 गया, कितना है? 80। तो मुझे बताओ 80 में 16 का भाग जाता है 1, 12 का जाता है 8, किसका जाता है? 16 का भी जाता है, 16 का जाता है क्या? हाँ, 12 का नहीं जाता और 8 का जाता है। अब इसमें 8 और 16 2 हो गए। अब आप क्या करोगे? छोटा मान रख लो भाई, सब सारी भी पूर्ण विभाज्य होना चाहिए ना। तो ये हो गया 2 × 1 - 1, तो 3 की घात 9 - 1, कितना है? 8। 2 का होता है 9, 9 में से 1 गया 8। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ए। मेरे कहने का मतलब है कि जब से एन रिलेटेड सवाल आता है सारों में आप वैल्यू रख कर चेक करो। एन रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, आपकी कभी कोई समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार ये एन का मान है, एन से रिलेटेड सवाल में लेके आया हूँ, ये भी एन से रिलेटेड है, आप मान रख कर चेक करना, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब एक सवाल और है जो मैं सबसे पहले लिखा रहा था आपको, कई बार वो क्वेश्चन आता है, हालांकि वो रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन मान लो अगर बच्चों के आ गया तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे के किसी का नुकसान। ये कह रहा है कि हमें कई बार पैरों की संख्या दे देता है और मुंह की संख्या दे देता है, तो कई बार वो 4 जानवर के भी पूछ सकता है, पैर की भी संख्या पूछ सकता है, और 2 जानवर के पैरों की भी संख्या पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, जब 4 की पूछता है तो देखना कि टोटल पैर कितने दिए, 60, उसमें 2 का भाग देकर ये सिर घटाने। और जब 2 पैरों वालों की संख्या पूछे तो टोटल जो सिर दिए उनमें 4 पैरों वालों की संख्या घटानी है। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इसकी और चेक किया, एकदम सही है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आपके इससे बड़े कोई भी सवाल प्राकृत संख्या में नहीं बनते। एक प्राकृत संख्या का और सवाल बनता है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ प्राकृत संख्या में सवाल बनता है सामान्य संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, और उनका सूत्र होता है n+1/2। अब ये योग कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान लो आपसे पूछ लिया 1 से 10 तक की संख्या का योग ज्ञात करो, तो आपने n का मान 10 मान लिया, 10+1/2, इसमें डिवाइड किया 5, 10 और 1 को जोड़ा 11, और इनका 1 ऐड करो, कितना आएगा? 51। लेकिन इस फॉर्मूले का एक रूल है, ये हमेशा आपको योग जब भी कराएगा वो 1 से कराएगा। लेकिन अगर सवाल आ गया आपको 6 से 10 का, किसका आ गया? 6 से 10 का, तब आपको क्या करना है? सबसे पहले 1 से 10 तक ज्ञात करना है, फिर आपको 1 से 5 का ज्ञात करना है, और इसको घटाकर तब करोगे जब आपको 6 से 10 का प्राप्त होगा। इस सवाल को आप बहुत अच्छे देखना, ज़्यादातर एग्जाम में ये आता है कि दी हुई प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक है ना? आप जुड़े, धन्यवाद, देखते रहिए। मैं आपका कतई समय खराब नहीं करूंगा, आपके भविष्य के लिए मैं सोच रहा हूँ। थैंक यू सो मच।